ऑनलाइन स्टडी में एक बार सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने अपठित काव्यांश या पद्यांश की श्रृंखला शुरू कर रखी है, जिसका तीसरा भाग मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। और जैसा कि मैं आपको समझा पा रहा हूं कि किस तरीके से आपको पद्यांश को समझना है। कवि की कविता प्रतीकात्मक है या कवि अपनी कविता के माध्यम से क्रांति का आह्वान कर रहा है, वो वीर रस के साथ बता रहा है, कवि रौद्र रस के साथ बता रहा है, या कवि शांत रस के साथ अपनी कविता लिख रहा है। कवि का संदेश समाज के लिए है, किसान के लिए है, अलावा इसके नैतिकता का संदेश है, क्रांति का संदेश है। हम इस बात को समझें कि आखिर कविता कहाँ तक जाती है और कवि की सोच कहाँ तक जाती है। क्या हम कवि की सोच तक गए हैं? अगर आपने कवि की मर्म को पकड़ लिया, कविता के मर्म को पकड़ लिया, तो आपका निश्चित रूप से प्रश्न सही होगा। पढ़ते हैं नई कविता। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए। अर्थात हमें कैसे, किस तरीके से, भांति यानी तरीके से, किस तरीके से जीना चाहिए और किस तरीके से मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। अर्थात निज अपने, पूर्वज अपनी पीढ़ियां, दादा परदादा, है ना, ये क्या है? अपने पूर्वज है। कि हमें कैसे जीना है, हमें कैसे मरना है, ये बात हमें कहाँ से सीखनी है? अपने पूर्वजों से। अर्थात अपने पूर्वज क्या कर गए हैं? सत्य के साथ, धर्म के साथ, न्याय के साथ, दया के साथ, करुणा के साथ, विनम्रता के साथ, सादगी के साथ जीवन जियो। परमार्थ को परोपकार, परमार्थ को ही ऊंचा रखो। परोपकार अच्छा गुण है, किसी का भला करना अच्छी बात है, निस्वार्थ प्रेम करना अच्छी बात है, त्याग की भावना रखो, एकता की भावना रखो, सर्वस्व समर्पण की भावना रखो। ये बात हमें कौन समझा कर गए हैं? अपने पूर्वज। कैसे जीना है, कैसे मरना है, हम सब निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक। अर्थात पद चिन्ह का मतलब है कि उनके बताए मार्ग पर, या पद चिन्ह का मतलब है उनका अनुकरण करना, उनका अनुसरण करना। अर्थात जैसा वे करके गए हैं, और वे क्या करके गए हैं? वे सत्य के पक्ष में लड़कर गए हैं, वे धर्म के पक्ष में लड़कर गए हैं, वे सदैव ही समरसता की भावना के साथ जिए हैं। हमें भी क्या करना है? समरसता की भावना के साथ, समानता की भावना के साथ, अलावा इसकी दया और करुणा की भावना के साथ हमें जीना है। हमें उनके पदचिन्हों पर चलना है यत्न पूर्वक। यत्न का मतलब कोशिश, प्रयास, हर प्रयास करना है, खोज लेना चाहिए। ये ऐसा करेंगे, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। जैसे साइंटिस्ट आते हैं, कैसे होते हैं? इच्छावाचक। कवि की क्या इच्छा है? कवि की इच्छा है कि हमें कैसे जीना है, कैसे मरना है, ये बात हमारे पूर्वजों से अच्छी तरीके से सीख लेनी चाहिए। हमें उनके पदचिन्हों का अनुकरण करना चाहिए, उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। जैसा वो हमें सिखाकर गए हैं वैसा आचरण हमें करना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप के बुझने न देना चाहिए। निज अपने ही गौरव दीप, गौरव रूपी दीप, अपना दीपक जो गौरव रूपी है, उस दीपक को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। अर्थात हमें इस समाज में प्रकाश की लौ को जीवित रखना है, हमें इस समाज में अपने गौरव को बनाए रखना है। इस देश में, इस समाज को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए, नैतिकता की जीत लाने के लिए हमारा जो गौरव रूपी दीप है, दीप का मतलब दीपक, उसको हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि वो कभी बुझे नहीं। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के। कवि की इच्छा क्या है? कवि कह रहा है, हे मेरे देश के बंधुओं, बांधव का मतलब है भाइयों, देश के बंधुओं आओ, आह्वान है। यहां कवि का क्या प्रश्न बन सकता है नीचे कि उपयुक्त पंक्ति में कवि का है समर्पण, आह्वान, तो यहां कवि का आह्वान है। अर्थात कवि पुकार रहा है, क्या कह रहा है? कि आओ मिले सब, सब मिलो। सब कौन? देश के 140 करोड़ नागरिक, मेरे देश के बंधुओं, हार बनकर देश के, हार का मतलब आभूषण वाला हार, इस देश का हार बनो। अर्थात इस देश की विजय पताका बनो, इस देश को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों में आप शामिल हो।
साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य से। किसके साधक बने? प्रेम से। क्या लाना है? उद्देश्य क्या है? सुख नंबर 1, शांति नंबर 2। कि हमें प्रेम से जीवन यापन करना है। प्रेम से जीवन यापन करते हुए हम ऐसे साधक बने, ऐसे साधु के रूप में हुए, सन्यासी के रूप में हुए, धर्मात्मा के रूप में बने कि चारों ओर किसका साम्राज्य हो? सुख का और शांति का हमारे जीवन का उद्देश्य हो। प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप कि हमारे जीवन का उद्देश्य हो चारों ओर खुशहाली हो, चारों ओर समृद्धि हो, चारों ओर सुख और शांति हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चारों ओर सुख और शांति हो, ये हमारे जीवन का उद्देश्य हो। क्या सांप्रदायिक भेद से है एक के मिट सकता हो? सांप्रदायिक भेद, सांप्रदायिक क्या होता है? अर्थात धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर आपस में भेदभाव सांप्रदायिकता होती है। हिंदू मुस्लिम के आधार पर, या ऊंची जाति नीची जाति के आधार पर, या समुदाय के आधार पर अगर आपस में आप भेदभाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपकी बातें, ये सांप्रदायिकता क्या देश की एकता को, एक का मतलब है एकता, क्या सांप्रदायिकता देश की एकता को मिटा सकती है? कवि कह रहा है, क्या कह रहा है? एक बार पुनः, क्या सांप्रदायिक भेद से है एक के मिट सकता हो? क्या सांप्रदायिक भेद आप अपनाएंगे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, तो क्या इससे देश की एकता मिटेगी? अर्थात बिल्कुल नहीं मिटेगी। ये देश किसी का बनाया हुआ नहीं है जो मिट जाएगा। ये देश सनातन है, सदियों से। ये देश विश्व गुरु है। ये देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ने वाला है। अगर आप कुछ चुनिंदा लोग सांप्रदायिकता की आड़ में इस देश में एकता मिटा सकते हो तो आप नहीं कर सकते। क्या है यहां पर अहो का मतलब क्या है? आश्चर्य रूप में कवि कह रहा है कि क्या सांप्रदायिक भेद से एक के मिट सकता हो? अर्थात सांप्रदायिक भेदभाव से देश की एकता पर आंच बिल्कुल भी नहीं आएगी, यह पंक्ति कह रही है। आगे देखते हैं क्या लिखा कवि ने। हाँ, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो? क्या एक माला बनाने के लिए विविध यानी अनेक, सुमनों यानी फूलों की कहो? एक माला बनानी है, उसमें गुलाब का फूल भी है, चमेली का फूल भी है, और उसमें साथ ही साथ जो अन्य फूल हैं वो भी हैं। 5-7 प्रकार के फूल है। क्या 5-7 प्रकार के फूलों से एक माला तैयार नहीं होती? अर्थात होती है। तो क्या 5-7 धर्मों, 5-7 संप्रदायों, 5-7 जातियों के मेल से क्या हम नया सृजन नहीं कर सकते, नया निर्माण नहीं कर सकते, नए भारत की नींव नहीं रख सकते, नए भारत को विकास की धारा पर आगे नहीं बढ़ा सकते? अर्थात बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कवि कह रहा है कि सांप्रदायिक भेद से एकता नहीं मिट सकती। और क्या बनती नहीं एक माला विविध सुमनों की कहो? मुझे बताओ आप, क्या अनेक प्रकार के फूलों से क्या एक माला बनती नहीं है? अर्थात बनती है। इसका मतलब क्या है कि अनेक धर्मों के योगदान से क्या देश बनता नहीं है? अर्थात बनता है। प्राचीन हो कि नवीन, प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियां जो हो बुरी। कवि क्या कह रहा है? चाहे रूढ़ियां का मतलब रीति रिवाज, परंपराएं, अर्थात बहुत से लोग परंपराओं के साथ जीते हैं, और विज्ञान के इस युग में कई लोग ऐसी परंपराओं के साथ जीते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं। उन परंपराओं के साथ व्यक्ति अवनति की ओर नहीं जाता है, उन्नति की ओर नहीं जाता है। कवि क्या कहता है कि चाहे परंपरा प्राचीन हो, बहुत पुरानी, चाहे परंपरा नवीन हो, चाहे आज ही चली हो, उस परंपरा को छोड़ने में फायदा है जो क्या है? बुरी है। कवि ये नहीं कह रहा कि परंपराओं को छोड़ना नहीं, बड़ों का सम्मान करने की परंपरा इस देश में है, नहीं छोड़ना इसको, है ना। सत्य और दया की जीत कराने की परंपरा इस देश की है, इसको भी नहीं छोड़ना है। धर्मानुसार आचरण करना परंपरा इस देश की है, इसको भी नहीं छोड़ना है। छोड़ना किसको है?
चाहे वो प्राचीन परंपरा हो, चाहे वो नवीन परंपरा हो, उसको छोड़ो जिससे देश या समाज विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता और जिससे मानव जाति का भला नहीं हो सकता, जो परोपकार पर आधारित नहीं है, जो भेदभाव को बढ़ावा देती है, ऐसी परंपराओं को हमें तोड़ना है। बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी, विवेकी, ज्ञानी, गुणी, आप ऐसे ज्ञानी बनकर दिखाओ, ऐसे गुणी बनकर दिखाओ कि हंस जैसी चातुरी, चातुरी का मतलब चतुरता, आपकी चतुराई ऐसी हो जैसी हंस में, हंस का मतलब यहां राजहंस ले सकते हैं, हंस का मतलब यहां विद्वत्ता से ले सकते हैं। अब हंस में कैसी चतुरता होती है, वो दूध और पानी अगर मिला हुआ है तो वो दूध को अलग बर्तन में रख सकता है, पानी को अलग में रख सकता है। क्या ऐसी चतुराई हमारी नहीं हो सकती? अर्थात या हंस जैसी चातुरी का मतलब है, क्या हम न्याय का साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकते? क्या हम न्यायपूर्ण आचरण नहीं कर सकते? प्राचीन बातें ही भली हैं, ये विचार अलीक है। अ यानी नहीं, लेक यानी रेखा, लाइन। कवि का यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे पूर्वजों की बातें भली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अलीक का मतलब है इस बात में कोई संदेह नहीं है, ये लोक की लीक है। क्या कि हमारे पूर्वजों की, दादाओं की, परदादाओं की, हमारे देश के देशभक्तों की, राष्ट्र नायकों की बातें अलीक हैं, अर्थात वे सही हैं, वे सटीक हैं। जैसी अवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कविता की, जैसी अवस्था हो, अर्थात जैसा आपकी अवस्था हो, जैसे आपके मान लो हालत हो, जैसी आपकी दशा हो, आपको अगर ऐसी व्यवस्था मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा है। अर्थात अगर आप बच्चे हैं, आपको बचपन है, तो आपको खेलने के लिए मैदान मिल जाए, अच्छी व्यवस्था है। आप युवा हैं, आपको एक अच्छा देश मिला है, इस देश का उत्थान करने के लिए मौका मिल जाए, अच्छी व्यवस्था है। आप बूढ़े हैं, आपको बुढ़ापे में जिस प्रकार की आपको सुविधा चाहिए वैसी मिल जाए, अच्छी व्यवस्था है। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, बहुत अच्छी पंक्ति है कविता की। क्या कहा गया है कि मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, अर्थात अब देखो क्या कहा है, प्रत्येक व्यक्ति ये कह रहा है और आप भी बोलते हैं, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड हेरिटेज, आई शैल ऑलवेज ट्राई टू बी वर्दी ऑफ इट, आई शैल गिव रिस्पेक्ट टू माई कंट्री। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, है ना, हमेशा 50 सेकेंड ऐसे हाथ करके और बोल देते हैं अपन, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुई थी, इंडिया क्या है, माई कंट्री क्या है ना, हेरिटेज क्या है, कैसे इस देश का, और हमें किस प्रकार से योगदान देना है, माता पिता क्या है, पेरेंट्स क्या है, टीचर्स क्या है, हैं, और देश की समृद्धि में मेरी प्रसन्नता निहित कैसे है। क्या मतलब इन बातों? हर व्यक्ति कह रहा है देश का विकास होना चाहिए, देश आगे जाना चाहिए, देश के लिए योगदान देंगे, देश के लिए मर मिटेंगे। कोई नहीं मर रहा है, सब जी रहे हैं धड़ल्ले के साथ, भ्रष्टाचार करते हुए, बड़े बड़े माइक लगाकर भाषण देते हैं, ये करते हैं। कभी क्या कह रहा है ऐसे लोगों को, मुख से न होकर, मात्र मुख से बोलो मत, चित्त से, किसे, मन से। चित्त का अर्थ क्या है? मन। मन से देशानुरागी हो सदा, देशानुरागी, देश का अनुरागी, अनुरागी का मतलब है प्रेमी। आपको मात्र मुख से नहीं कहना है कि मैं देश प्रेमी हूं, आपको मन से ये करके दिखाना है कि हाँ मैं देश प्रेमी हूं, मैं देशभक्त हूं, और मैं सदैव मेरे देश, मेरे समाज, मेरे वतन, मेरे राजस्थान, मेरे पंजाब, मेरे गुजरात के विकास की बात सोचता हूं, जिसमें देश शामिल है। ये मात्र मुख से बोलना नहीं है, मुख से न होकर मन से देशानुरागी हो सदा, अर्थात आपको मात्र मुख से ही नहीं कहना है कि हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, आपको मन से करना है, मन से देश से प्रेम करना है। हे सब स्वदेशी बंधु, कवि कह रहा है, हे मेरे देश के लोगों, स्व यानी खुद के, देश यानी देश, मेरे भारत के बंधु भाइयों, उनके दुख भागी हो सदा।
हे सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। अर्थात जो लोग दुखी हैं, जो लोग हताश हैं, निराश हैं, अभावग्रस्त हैं, वंचित हैं, है ना, ऐसे लोगों के हित के लिए आपको सदा तैयार रहना है। देकर उन्हें साइए बरसक सब विपत्ति व्यथा हरो। ऐसे लोगों को आपको अपनी क्या देनी है? सहायता देनी है। बरसक अर्थात अव्ययभाव समास का शब्द है। बरसक मतलब पूरा भरा हुआ, पूरा प्रयास करना है। सब विपत्ति व्यथा हरो, अर्थात व्यथा यानी बेचैनी, कष्ट, व्यथा यानी कष्ट, मुसीबत, आफत, संकट। हरो यानी हरण करना, कम करना, हर लेना। ऐसे लोगों की आपको भरपूर सहायता करनी है और उनकी विपत्ति और कष्ट में मदद करके उनकी विपत्ति और कष्ट को हरण कर लेना है। कवि का संदेश है, निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो। बहुत बढ़िया पंक्ति है कि अपने दुख से दूसरों के दुख का अनुभव करने लग जाओ। क्या जीवित हो जाएगी? मानवता जीवित हो जाएगी, धर्म की विजय हो जाएगी, न्याय की विजय हो जाएगी और चारों ओर इस देश में समृद्धि की, प्रसन्नता की, करुणा की, सादगी की लहर दौड़ जाएगी। कि दूसरों के दुख में क्या जोड़ो? अपना दुख। दूसरों के दुख को में अपना दुख देखो और उसके दुख को अपना दुख मानकर उसका दुख दूर करो। हे मेरे भारत के बंधुओं, भारत के निवासियों, मात्र मुख से ही आप देशानुरागी मत बनो, चित्त से देशानुरागी बनो, मन से इस देश से प्रेम करो। ये कवि का संदेश है। कविता समझ में आ गई? अब चलेंगे हमारे पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन से हैं। काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, निज पूर्व गौरव दीप है। अच्छा, ये बताना है कि इस कविता के अनुसार जो हमने अभी पढ़ी है कि हमारा गौरव दीप, पूर्व का गौरव दीप कौन है? अर्थात हमारे पूर्वज है। कौन है? पूर्वज। तो स्वयं की अस्मिता नहीं है, पदचिन्ह नहीं है, पूर्वज नंबर 3 पर। अर्थात हमें अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर चलकर आगे कार्य करना है, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे लिए गौरव दीप है। अर्थात गौरव रूपी दीप है, वो कभी बुझना नहीं चाहिए। यत्न पूर्वक में समास है। यत्न पूर्वक, फिर से अव्यय भाव समास का शब्द आ रहा है, अर्थात अव्यय के रूप में ये कार्य कर रहा है। पहला पद अव्यय है, पहला पद यत्न, पूर्वक यानी पूरा भरा हुआ, भरपूर भी ऊपर वर्ड आया है, बरसक भी वर्ड आया है, तो ये भी अव्यय भाव समास के हैं, तो इसमें हो जाएगा अव्यय भाव समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है और सामासिक पद का विग्रह करते समय कारक चिन्हों की विभक्तियां काम में आती हैं। कर्मधारय में क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है और पहला पद उपमान, दूसरा पद उपमेय होता है। बहुब्री में न प्रथम पद प्रधान होता है, न द्वितीय बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। इस कारण यहाँ अव्यय भाव समास इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विविध सुमनों की माला में केंद्रीय भाव है। विविध का मतलब अनेक, सुमन का मतलब फूल। अनेक फूलों की माला के माध्यम से कवि क्या करना चाहता है? प्रश्न ये है। तो अनेक फूलों के माध्यम से कवि ये करना चाहता है कि जिस प्रकार अनेक फूलों की एक माला बन सकती है, उसी प्रकार से अनेक धर्मों, पंथों, समुदायों से मिलकर इस देश का विकास भी हो सकता है। तो यहाँ कवि सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर अच्छे भाव के साथ आगे बढ़ना है। तो सौंदर्य निरूपण गलत हो जाएगा, प्राचीन गौरव गलत हो जाएगा और नैतिक आदर्श गलत हो जाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवि ने क्या छोड़ने का आग्रह किया है? क्या कहा है? लाइन आई थी ऊपर, प्राचीन हो कि नवीन हो, रूढ़ियां छोड़ो जो बुरी हैं। ये लाइन है, तीसरी चौथी लाइन पढ़ाई थी मैंने। प्राचीन हो कि नवीन हो, रूढ़ियां छोड़ो जो बुरी है, परंपराएं छोड़ो जो बुरी है। तो रूढ़ियां छोड़नी है, लेकिन कैसी छोड़नी है? बुरी छोड़नी है। रूढ़ियां मत छोड़ो, अर्थात सत्य की जीत करेंगे ये भी रूढ़ी है, धर्मानुसार आचरण करेंगे ये भी रूढ़ी है,
परंपरा है इस देश की। वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे, ये भी इस देश की परंपरा है। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वत्र निरामया सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यह भी इस देश की परंपरा है। समझ गए? तो रूढ़ी नहीं छोड़नी है, बुराइयां छोड़नी है, तो ये उत्तर नहीं होगा। नवीनता भी नहीं छोड़नी है, बुराइयां छोड़ देनी है। समझ गए? ऐसी बुराइयां, ऐसी परंपराएं जो समाज का विकास नहीं कर पाती हैं, देश को आगे ले जाती है, उनको छोड़ने में ही भलाई है। ये बात बताइए। नेक्स्ट है, काव्यांश की आरंभिक पंक्तियों का रूप है। आरंभिक पंक्तियों का रूप। अब आप ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, अगला क्या कह रहा है कि आरंभिक पंक्तियों का रूप क्या है, तो आपको कहां जाना है? आरंभिक पंक्तियों पर चलते हैं वापस। आरंभिक पंक्तियों पर क्या है क्या नहीं है? ये रही, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए। चाहिए ऐसा रूप आता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय होनी चाहिए, आपके अच्छे अंक आने चाहिए, आप हमेशा प्रगति पथ पर आगे बढ़ने चाहिए। ऐसे भाव जहां आते हैं वहां सेंटेंस कैसा होता है? वहां सेंटेंस होता है इच्छावाचक वाक्य। कैसा होता है? इच्छावाचक। तो वापस प्रश्न पर चलते हैं अब, हैं, और क्या लिखा वहां ये देखते हैं। यस, काव्यांश के आरंभिक पंक्तियों का रूप है विधानवाचक वाक्य? नहीं है। इच्छावाचक वाक्य? बिल्कुल है। आदेशवाचक का मतलब होता है आज्ञावाचक नहीं है। और संदेहवाचक, शायद संभवतः हो सकता है ऐसे वर्ड है, वहां संदेहवाचक होता है। और आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपका भला करे, इच्छावाचक होता है। और वाक्य का सिंपल रूप विधानवाचक होता है। और एक गिलास पानी लाओ, चुपचाप बैठो, हाँ यहाँ मत बैठो, यहाँ बैठो, ऐसा सेंटेंस होता है, आज्ञावाचक होता है, तो ये इच्छावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता के किस अंश में मानवीय संवेदना का भाव निहित है? मानवीय संवेदना, मानवता कहाँ दिखाई दी है? मैंने अभी लिखा था ना ऊपर, मानवता कहाँ लिखा था? निज पूर्व गौरव दीप नहीं, साधक बने सब प्रेम के नहीं। ये लाइन है पूरी, डॉट डॉट का मतलब है आगे की पूरी लाइन पढ़नी है। बनकर विवेकी तुम नहीं, निज दुख से ही दूसरों को, ये लाइन है जो किसका संदेश देती है? मानवीय संवेदना का, मानवता का संदेश देती है कि दूसरों के दुख में आप अपना दुख देखो, ये सबसे बड़ी मानवता है। तो इस प्रकार से आज ये पद्यांश हमने पढ़ा, आपको अच्छी तरीके से समझाया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे हल करने हैं ये मैंने आपको बताया। एग्जाम में, चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप 10th क्लास में हैं, चाहे आप 12th क्लास में हैं, चाहे आप 9th क्लास में हैं, किसी भी क्लास में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड एग्जाम में अपठित गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं ये हमें पता होना चाहिए, चाहे हमारा स्तर कोई सा भी है, हमारी क्लास कोई सी भी है। उम्मीद करता हूं कि आज का काव्यांश आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है और आप काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर निकालने सीखे हैं और कविता को किस प्रकार से समझना है ये भी सीखे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।